बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। एक हदीस है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन हम आपको चाइना नहीं भेज रहे। हम आपको कनाडा में कैसे जो ग्रेजुएट तालीम है, एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ है, वो किस तरह आपको ले सकते हैं उसके मुतल्लिक बताएंगे। और मैं ये यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमने पहला प्रोग्राम किया था अंडर ग्रेजुएट्स के लिए उज़मा के साथ, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, दुनिया भर से। तो इस वक्त सब लोगों के नाम तो लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं चंद एक लोगों के नाम लेना ज़रूर चाहूँगा ताकि उनकी भी एक हौसला अफजाई हो सके। तो ये सबसे पहले सोहेल मुगल साहब हैं, टोरंटो से। इन्होंने हमें अपने कमेंट्स दिए बड़े अच्छे। नईम अहमद है पाकिस्तान से। मिसबा उल फतह हैं, ये कतर से हैं। फिर डॉक्टर शाइमा कामरान, ये प्रोफेसर हैं, ये सिंध से हैं, पाकिस्तान से। और इरम अनीला हैं, ये मिसिसागा कनाडा से हैं। इसके अलावा शाइमा खान हैं जो स्वीडन से हैं। फिर अवैस अहमद मीर हैं कोयटा से। और मोहम्मद अली जावेद ह्यूस्टन से। और बुरहान इफ्तार बट ये लाहौर से। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए और उन्होंने लिखा कि जी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने उज़मा साहबा को कि इनका जो बयान करने का तरीका है वो भी बड़ा अच्छा है। तो मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्रोग्राम में, राउंड अप कनाडा में। तो बताइएगा कि ग्रेजुएट स्टडीज जो कनाडा में हैं वो किस तरह से उसको किया जा सकता है, कैसे क्या उसके मराहिल हैं। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and merciful. Thank you, Mr. Munawwar, for inviting me once again to your wonderful show, and it's very informative. And a lot of people, reach out, and I read the comments and all that. So I would like to thank you, everyone, those who watched our program, and congratulations to your team for doing such a wonderful show. Thank you. जहाँ तक आपने सवाल किया ग्रेजुएट स्टडीज के हवाले से, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ग्रेजुएट स्टडीज उसमें क्या इंक्लूडेड है। इसमें मास्टर्स, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द ग्रेजुएट स्टडीज। आप जब अगर मास्टर्स के लिए आप आना चाहते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना होगा कि आपका जो बैचलर्स है वो उस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, राइट। और उसमें आप डिसाइड कीजिए कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में जो वो प्रोग्राम ऑफर करती हैं। उसके बाद अगर आप पीएचडी के लिए आना चाहते हैं तो आपका जो मास्टर्स है वो रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको देखना होगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर्स, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि आपके पास वो इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है जीमैट। ग्रेजुएट स्कोर्स होते हैं जीमैट और जीआरई। तो आप देखिए कि जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनके जीमैट स्कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जीआरई स्कोर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी आप उसको तैयार करके रखिए, वो स्कोर आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर हम स्पेसिफिक आ जाते हैं कि सबसे पहला स्टेप अगर मैंने डिसाइड कर लिया या कि कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पे आना चाहता है उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो फर्स्ट करें कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आना चाहते हैं, वो रिसर्च करने के लिए आना चाहते हैं फॉर स्पेसिफिक फील्ड, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में आना चाहते हैं। आपको सबसे पहले क्या होगा, आपने प्रोफेसर को आपने जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आपने प्रोफेसर्स की जो प्रोफाइल है उस डिपार्टमेंट में उनको एक्सप्लोर करना है और आपको देखना है कि जो आपका रिसर्च एरिया है उस रिसर्च एरिया में कौन से प्रोफेसर वहां पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उस वक्त आप उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको आप अपना जो है इनिशियल रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे ईमेल के अंदर, फिर अपने रिसर्च के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे आपकी रिसर्च और उनकी रिसर्च जो है वो मैच होती है आपस में और आप क्या करना चाहते हैं और वो प्रोफेसर किस तरह की जो है ना, और आप उस प्रोफेसर के बारे में बताइए कि आपने उनको क्यों सेलेक्ट किया है। इस तरह से आपको उस प्रोफेसर को लगेगा कि आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप बहुत कीन है यहाँ पे आने के लिए और स्टडीज में इसमें पढ़ने के लिए। ये हो गया।
क्योंकि क्या होता है कि जब एडमिशन एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में, तो वो फिर जाती हैं एडमिशन कमेटी को। एडमिशन कमेटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं और एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि उन एप्लीकेशन को ज्यादा अहमियत दी जाती है जो जिनके पास ऐसे प्रोफेसर हैं जो उनके साथ रिसर्च करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, राइट। कि इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास स्टूडेंट है, वो एडमिशन क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर देयर इज नो प्रोफेसर हु वुड लाइक टू वर्क विद दैम, so it will be very hard for us or for a university to accept them and then find a research supervisor for them. तो इसलिए बेहतर है कि आप रिसर्च सुपरवाइजर को पहले ही कांटेक्ट करें, ताकि उनके पास जब आपकी एप्लीकेशन जाए तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, कोई ईमेल हो कि इस प्रोफेसर ने, आप लिख सकते हैं अपने रिसर्च, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि इस प्रोफेसर से मैंने कांटेक्ट किया और इसने मेरे साथ रिसर्च करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर की। क्योंकि हम एप्लीकेशन आपकी उन प्रोफेसर्स को भी भेजेंगे और उनसे पूछेंगे रिव्यू के लिए कि जी ये इस तरह से है, ये एप्लीकेशन इस स्टूडेंट ने, इस एप्लीकेंट ने आपके साथ रिसर्च करने में इंटरेस्ट शो किया है। तो अगर वो आपकी एप्लीकेशन को बैक करता है और आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, तो आप समझे यू हैव वन हाफ द बैटल, आपकी एडमिशन बहुत आसान हो जाती है। आपकी जो सक्सेस के जो चांसेस हैं वो जो है वो बहुत हायर हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ प्रोफेसर हैं वो आपसे मांगेंगे, या एप्लीकेशन के अंदर भी एक और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो है रिसर्च प्रपोजल। आप अगर स्पेशली अगर आप पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत वैल्यू करता है। उसमें आपको बताना होता है कि आपकी रिसर्च इसमें क्या वर्थ है, इसकी क्या अहमियत है, क्या फायदा होगा, राइट। उसमें यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे गाइडलाइंस हैं कि रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से, तो यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए क्या क्या गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दूसरा आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आप अपने बारे में बताते हैं, इस स्टेटमेंट में अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, और ये सब चीजें डॉक्यूमेंट प्रोफेसर दे डू रीड दैट। सो प्लीज इस पे बहुत ध्यान दीजिए। जब आप ये दोनों चीजें तैयार कर लें, अपने प्रोफेसर जो आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं या जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे इस पर फीडबैक लीजिए। वो आपको अच्छे कमेंट दे सकते हैं, कोई एरिया है इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें आपको मदद मिल सकती है, उनकी एडवाइस ले सकते हैं। तो इट इज वेरी दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सीवी है, और फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और इंग्लिश स्कोर है जो हमने सब पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। और एक और चीज जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कभी कभी स्टूडेंट को जो है वो पोर्टफोलियोज भी सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप किसी आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, किसी आप किसी ह्यूमैनिटीज के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अपना कोई if you want to study graphic designing or journalism and all that, एडवर्टाइजिंग आप पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं या उसके अंदर हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो तैयार कीजिए, वो भी आपको सबमिट करना होता है, वो आपसे मांगेंगे। तो ये चंद चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखिए। और यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप प्रोफेसर से जो आपका कांटेक्ट है, जो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी की थिंग to make sure there is a professor who would like to do a research with you. थैंक यू सो मच, आपने बड़े डिटेल के साथ ये बताया। तो अब ये बताइएगा कि इसमें स्कॉलरशिप और फंडिंग की क्या सिचुएशन है? It's a very good question. So what happened is that कि हमारे जो है ज़्यादातर जो ग्रेजुएट स्टडीज हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है एज कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। और यूनिवर्सिटीज दे लुक फॉरवर्ड टू द ग्रेजुएट, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट जो फंडिंग ऑफर करती है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे वांट टू ब्रिंग इट टू देयर यूनिवर्सिटीज। तो इसमें क्या है कि आप ऑफ कोर्स फंडिंग जो है वो लिमिटेड होती है, ये ध्यान रखिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं पहले तो स्टडीज को, इन केस अगर यूनिवर्सिटी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। और जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, उसके लिए कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, एडू कनाडा, इट्स www.canada.ca। इस वेबसाइट पे जाइए, अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखिए, तो वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कौन कौन से स्कॉलरशिप किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है।
उस पर जाइए और उस पर अपना स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देखिए, फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्राइटेरिया देखिए, मेक श्योर लाइक आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट मौजूद है। ये आप कर लीजिए। और उसके अलावा एक और चीज होती है, दो चीजें हैं एक्चुअली, इट्स टीचिंग असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट। तो इसमें आप जब आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनसे पूछिए कि टीचिंग असिस्टेंटशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, रिसर्च असिस्टेंटशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। टीचिंग असिस्टेंट उसमें क्या होता है कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को क्लासेस को जो है वो आप ट्यूटोरियल्स देते हैं, और रिसर्च असिस्टेंट में आप प्रोफेसर की लैब में रिसर्च में उनकी हेल्प करते हैं, डेटा कलेक्शन में हेल्प करते हैं, डेटा एनालिसिस में आप हेल्प करते हैं। तो जिस प्रोफेसर को आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, और उसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, और इसमें बी अपफ्रंट अबाउट इट। Everybody here understands that international education is very expensive. So their people are very helpful. They try to provide as much as information as possible to make your success, or to make your application successful over here. तो उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता सकते हैं। अगर प्रोफेसर के पास अपनी रिसर्च ग्रांट है तो वो उसमें से आपको बता देंगे कि वो उसमें सब कुछ आपको पैसा दे सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें आप जरूर पूछिए, एंड बी अपफ्रंट एज आई अर्लियर मेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर और फंडिंग की और भी दूसरी आपके जहन में कोई चीजें आती हैं फंडिंग के हवाले से, जो आप जब रिसर्च करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उससे कोई जो भी सवाल उठते हैं वो सब आप पूछ लीजिए, और प्रोफेसर को थोड़ा टाइम दीजिए आपकी ईमेल का जवाब देने के लिए। प्रोफेसर को बहुत सारी ईमेलें आती हैं, दे आर वेरी बिजी पीपल, so don't bother them too much. Just wait, give them a few days to answer your email. फिर नहीं होता तो आप उसको एक gentle reminder, a kind reminder तौर पे हमको भेज सकते हैं। It is ये आप कर सकते हैं। राइट। इससे पहले कि मैं ये पूछूं आपसे कि स्टूडेंट्स जो आते हैं वो पार्ट टाइम कुछ जॉब भी कर सकते हैं, कोई और चीज ऐसा कोई इसका एस्पेक्ट जो रह गया हो आपकी नजर में, जो बताना चाहें आप? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन जितनी कंप्लीट होगी ना, जब यूनिवर्सिटी में होता है, हम जब एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं बीइंग एन एडमिशन ऑफिसर, तो हम देखते हैं उन एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है जो एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो जैसे आप हमें रेफरेंसेस लेटर चाहिए, कभी होता है आपके प्रोफेसर जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, अगर यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर 2 रेफरेंस लेटर, we will not process application if we don't have 2 reference letter. We will prefer to process the application that has 2 reference letter. तो make sure जब आपने यूनिवर्सिटी में किसी रेफरेंस के लिए किसी प्रोफेसर का नाम दिया है, तो आप उन प्रोफेसर को कांटेक्ट करके बताइए कि जी मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है और आपको इस यूनिवर्सिटी से ईमेल आएगी, तो प्लीज कीप एन आई ऑन योर ईमेल्स। क्योंकि प्रोफेसर को, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उनको बहुत सारे स्टूडेंट जो एज अ रेफरी उनको लिखते हैं। आप बताएंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट भी शो होगा प्रोफेसर के सामने कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और कितने ऑर्गेनाइज हैं। तो मेक श्योर आपके प्रोफेसर आप जो है वो आपकी रेफरेंस ईमेल का जवाब दें, और मेक श्योर जो आपके रेफरेंसेस हों वो पीएचडी प्रोफेसर्स हों और एकेडमिक रेफरेंसेस हों जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एक्सपीरियंस के ऊपर कमेंट कर सकते हो। राइट। तो ये बताइएगा कि इसमें जो लोग हायर स्टडीज के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से या साउथ एशिया से या मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, तो वो तो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ही बता सकती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या जो हायर एजुकेशन कमीशन है या फेडरल जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, उसका क्या रोल है इसमें, और क्या इंडिविजुअल लोग अप्लाई कर सकते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें दोनों तरीके काम होते हैं। इंडिविजुअल भी लोग अप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज विदाउट एनी गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट, एंड दे अप्लाई टू डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी दे वांट टू स्टडी। और दूसरा ये भी होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, स्टूडेंट उनके थ्रू भी अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे एचएससी की वेबसाइट पे जाना है और कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है वो एचएससी सपोर्ट कर रही है या पाकिस्तानी स्टूडेंट को भेजेगी उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो उसमें आप देखिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद जो है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी तो एडमिशन कर देती है, मगर वो जो है उनकी एप्लीकेशन उनकी होम कंट्री में शॉर्टलिस्ट नहीं होती स्कॉलरशिप के लिए।
क्योंकि डोमेस्टिकली भी आपका कंपटीशन होता है, तो एक आप अकेले नहीं होते जो उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें. देयर आर मे बी लाइक 100 or thousands of applications those who are applying for that scholarship. So मेक श्योर कि आप बहुत केयरफुली जो उनकी कंडीशंस हैं उनको पढ़ें, अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं उस स्कॉलरशिप के हवाले से ये कीजिए. और अगर कैनेडियन स्कॉलरशिप्स हैं उनको भी आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही लाहे अमल है कि उनको भी अच्छी तरीके से पढ़िए उनकी रिक्वायरमेंट को, और मेक श्योर कि आप जो है वो उन सब रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, कोई चीज में कमी बेशी ना हो. It's only a one chance, like it's not lot of time universities will contact you for incomplete documentation and all that, right? तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप जितनी अच्छी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, जितने पहले से आप उसकी तैयारी करेंगे, उतना ही आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो प्रोफेसर्स के सामने क्रिएट होगा, एडमिशन कमेटी के सामने, प्रोफेसर्स के सामने जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं. तो उसका आपने मेरा हाल मिस कर गया, नहीं बताया कि पार्ट टाइम कितने घंटे काम कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स. जी, आपका जो स्टडी परमिट है, अगर आप स्टडी परमिट पेपर है तो यहाँ पे आप 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं. और अपना जरूर स्टडी परमिट जो है आप उसको केयरफुली चेक कीजिए. उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आप इफ यू आर अलाउड टू वर्क और यू कैन नॉट वर्क, तो वो जरूर चेक कीजिए. 20 घंटे ऐसा मैंने मेंशन किया, 20 घंटे आप काम कर सकते हैं. प्लीज फॉलो द लॉ. समटाइम हमारे स्टूडेंट आते हैं एंड दे डोंट फॉलो एंड देन दे गेट इनटू ट्रबल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट. तो प्लीज रिस्पेक्ट द लॉ. यहाँ पे जो है इसकी बहुत अहमियत है और इसकी हर जगह अहमियत है. आप जहाँ भी कानून की जो है वो आप पासदारी करेंगे, इज्जत करेंगे, तो आपको और इज्जत मिलेगी. और जहां तक यूनिवर्सिटी में अगर ब्रेक है, जिस ड्यूरेशन के यूनिवर्सिटी बंद होती है या ब्रेक टाइम होता है, उसमें आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं. बट अगेन आई वुड एडवाइस के प्लीज चेक विथ योर यूनिवर्सिटीज, गो टू HR डिपार्टमेंट और द इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो डिपार्टमेंट है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कुछ बताना चाहें तो बता दें और फिर खत्म करें प्रोग्राम को. अच्छा, इसमें आप जस्ट एक ये है इम्पोर्टेंट चीज कि आप जैसे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप यहाँ आ गए हैं तो इट्स नॉट इजी टू बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन टोटली अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट वेदर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. तो यहाँ पे बहुत सारी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. देयर आर डिपार्टमेंट, तो आप वहां पे जाके काउंसलर से मिल सकते हैं. हमारा कल्चर है कि वी आर बिट शाय अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज उनको अप्रोच करें. एंड दे आर डिजाइन उनको आपके कल्चर के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है कि आपको अपने कल्चर के हवाले से कनाडा में क्या है उसके हवाले से वो आपको एडवाइस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मा. आपने बहुत अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की और आई होप कि देखने वालों को इसमें बहुत सारा सब्सटेंस मिलेगा और उनके लिए गाइडेंस जो है वो आपने दी है. तो इसका फॉलोअप भी हम करेंगे और अपने देखने वालों से कहेंगे कि अगर इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी है, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जैसे पहले आपने कमेंट्स किए उस तरह कर सकते हैं और उसका फिर आपको प्रॉपर रिप्लाई जो है वो दिया जाएगा. तो थैंक यू सो मच उस्मा, आपने टाइम दिया हमें. तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. शुक्रिया once again. Thank you. Allah Hafiz.